हेलो एवरीवन। आज के अपने क्विक रिवीजन सीरीज एडवांस रिवीजन के थर्ड लेक्चर हम डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स का। और ये प्रॉब्लम हमने तीन टाइप की प्रॉब्लम्स से भी की है। फर्स्ट टाइप है आपका वही है मोर देन वन करेक्ट, और सेकंड टाइप कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड है न्यूमेरिकल ग्रिड। और जनरली ये सारी की प्रॉब्लम्स है एवरेज से ऊपर लेवल की प्रॉब्लम्स हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में fx आपको गिवन है sin स्क्वायर x टू द पावर sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x टू द पावर cos स्क्वायर x, और आपसे पूछा था which of the following is optically true। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आगरा और बॉम्बे की बात करें तो हमें x goes to 0 पर इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है। तो जैसा कि मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि यहाँ पर हर फैक्टर की इवन पावर आ रही है ना। तो यहाँ से पहला ऑब्जर्वेशन तो मेरा ये कि टोटली fx कैसा फंक्शन है बच्चों, इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन है और 0 पर लिमिट निकालनी है, तो 0 पर दो साइड से अटैक करने की जरूरत नहीं है। तो लिमिट x goes to 0 fx इक्विवेलेंट हो जाएगा केवल वन साइडेड लिमिट, लिमिट x goes to 0 plus fx। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x goes to 0 plus sin square x to the power sin square x into cos square x to the power cos square x। ठीक है ना, दो अलग अलग फैक्टर हैं। तो जब मैं x को 0 टेंड कराऊंगा तो cos 0 1 होता है और 1 की पावर 1, ये वाला फैक्टर तो बच्चों देखिए क्लियरली 1 बन गया। तो इट मींस अब मेरे को जो वर्क करना है वो सिर्फ और सिर्फ इस फर्स्ट पार्ट में करना, sin square x to the power sin square x to the power sin square x, ये वाली लिमिट सॉल्व करनी है। तो x को जब मैं 0 डालूंगा तो ये 0 टू दी पावर 0 फॉर्म बन रही है। तो इसको कुछ e की पावर में लिख सकते हैं, लिमिट x goes to 0 plus e पावर sin square x into ln of sin square x। ठीक है बच्चों। अच्छा, e पावर x एक कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, तो लिमिट हम नीचे लगाएं या ऊपर लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने इस लिमिट का आंसर को e पावर l ऐड कर लिया, वेयर l क्या हो जाएगा, l आपको ये लिमिट निकालनी पड़ेगी l के लिए sin स्क्वायर x into ln of sin स्क्वायर x, है ना। तो नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं लिमिट x goes to 0 plus एक x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो sin स्क्वायर x by x स्क्वायर ये 1 बन जाएगा into ln sin स्क्वायर x अपॉन 1 by x स्क्वायर। कुछ इस तरह का एडजस्टमेंट कर लिया, तो ये वाली लिमिट तो हमने एक तरह से 1 बना दी। ठीक है ना बच्चों। तो अब ये जो बचा हुआ पार्ट x को 0 डालेंगे तो sin 0 0 होता है, तो ln sin स्क्वायर x बच्चों एक तरह से इंफिनिटी को टेंड करेगा, नीचे वाला पार्ट भी इंफिनिटी को टेंड करेगा। तो मूव करते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। तो l आपके पास आ जाएगा l इक्वल्स टू लिमिट x गोस टू 0 प्लस ln of sin square x होल अपॉन 1 by x स्क्वायर। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रही है, लॉपिटल्स रूल लगा देते हैं यूजिंग लॉपिटल्स रूल। लिमिट x goes to 0 plus ln sin square x का डेरिवेटिव 1 upon sin square x into sin square x का 2 sin x into cos x, है ना। डिनोमिनेटर में ये 1 upon x, x पर -2 का -2 upon x क्यूब ऐसा कुछ आ जाएगा। एक sin x से sin x कैंसिल कर दिया मैंने, और x को 0 डालेंगे तो cos 0 तो देखो यार ये तो 1 बन जाएगा, ये 1 बन गया। फाइनली ये सीन मेरे को क्या दिख रहा है, 2 से 2 भी मैंने कैंसिल कर दिया तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा लिमिट के, लिमिट x गोस टू 0 प्लस, और ये x के ऊपर चला जाएगा अगर आप केयरफुली देख रहे हैं ना, और x क्यूब अपॉन sin x। तो x क्यूब अपॉन sin x की लिमिटिंग वैल्यू ऑब्वियसली 0 आएगी, तो l की वैल्यू 0 आ रही है, देयरफॉर ओरिजिनल लिमिट लिमिट x गोस टू 0 fx, ये क्या बन जाएगा बच्चों, e पावर l था, e पावर 0 दैट इज 1। ठीक है ना। तो इट मींस कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बॉम्बे सही हो गया, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 पर 1 आ रही है। अब कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज ए ट्रांसेंडेंटल नंबर। fx की मिनिमम वैल्यू एक ट्रांसेंडेंटल नंबर है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसेंडेंटल नंबर की अगर डेफिनेशन नहीं पता तो समझ लें, ट्रांसेंडेंटल नंबर इज एक्चुअली दैट नंबर व्हिच इज नॉट द रूट ऑफ एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट। मतलब ट्रांसेंडेंटल नंबर ऐसा नंबर होता है जो किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट नहीं होता है विद रैशनल कोएफिशिएंट। तो जैसा कि आपने कैटेगराइज किया होगा रियल नंबर को हम कैटेगराइज करते हैं किसमें, एक रैशनल होता है एक इरैशनल होता है।
तो इरेशनल नंबर में भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज होती है जो किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट नहीं होती है। उसमें दो नंबर आपने पढ़े होंगे, जैसे ई भी आपका ट्रांसेंडेंटल नंबर है क्योंकि ये किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट नहीं होता। पाई को भी हम लोग ट्रांसेंडेंटल नंबर बोलते हैं। तो इट मींस आपको ये शो करना है fx की मिनिमम वैल्यू ट्रांसेंडेंटल नंबर है या नहीं, ये चेक करना है। एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा इन द ग्राफ ऑफ fx फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है किस फंक्शन की, fx की। तो देखिए इसके बहुत सारे अप्रोच है हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के। तो मिनिमम वैल्यू निकालने का पहला अप्रोच तो ये हो गया। अगर हम फर्स्ट अप्रोच की बात करें, अगर हम इसमें sin स्क्वायर x को मैंने a लेट कर लिया, लेट sin स्क्वायर x इक्वल्स टू a एंड cos स्क्वायर x इक्वल्स टू b। तो fx अपने पास क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा a टू द पावर a इनटू b टू द पावर b, इस टाइप का फंक्शन आ जाएगा, है ना। और वेयर a और b दोनों ही पॉजिटिव होंगे, a और b दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन इनका सम a प्लस b में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो fx ना लिखकर इसको e बोल दिया मैंने, क्योंकि अब ये एक्चुअली एक्सेस में अपीयर नहीं हो रहा है, तो इस फंक्शन में मैंने e कॉल कर दिया। अब एक तरह से आपको a पावर a b पावर b की मिनिमम वैल्यू निकालनी अंडर दीस टू कांस्टेंट a और b नॉट पॉजिटिव नंबर है, उनका सम 1 है। तो मैंने लॉग ले लिया, ln e बच्चों क्या आ जाएगा, a टाइम्स ln a प्लस b टाइम्स ln b। तो e को मैक्सिमाइज करना इक्विवेलेंट है ln e को मैक्सिमाइज करना, और ln e दो फंक्शन टाइप के नंबर्स का सम है, a ln a प्लस b ln b। तो इन दो फंक्शन को पिक्चर में देखते हुए मैंने अपनी तरफ एक फंक्शन सपोज किया, लेट gx इक्वल्स टू x टाइम्स ln x टाइम्स ln x। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, g ऑफ a, और ये नंबर क्या बन गया, g ऑफ b, यानी ga प्लस gb की मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है ना। तो हम इस gx की मोनोटोनिक बिहेवियर और इसकी कॉन्केविटी की स्टडी करना चाहते हैं। अगर gx ये है, g dash x is what, g dash x is actually ln x 1 plus ln x, g dash x 1 plus ln x आ जाएगा। और x कैसा नंबर है, x जो है पॉजिटिव नंबर, तो डेफिनेटली 1 plus ln x आपका जो नंबर आएगा, अगर मैं इसको 0 कर दूं तो ln x की वैल्यू -1, x इक्वल्स टू 1 by e। तो 0 से 1 upon e तक ग्राफ डिक्रीज करेगा और 1 upon e के बाद इंक्रीज करेगा। g डबल डैश x की बात करें तो ln x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 upon x। तो ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। तो इसकी कॉन्केविटी हमेशा कैसी रहेगी, अपवर्ड। तो x ln x की अगर हम ग्राफ की बात करें तो 0 पर तो लिमिटिंग वैल्यू इसकी 0 आती है, मतलब यहाँ पर 0 पे एक हॉलो सर्कल बना दीजिए, ये हॉलो सर्कल है ना। तो 0 से 1 by e तक ग्राफ डिक्रीज करेगा और 1 पर और 1 by e के बाद इंक्रीज करेगा। ये ग्राफ आ गया 1 by e का, सॉरी x ln x का, दिस ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स टू x टाइम्स ln x, ठीक है बच्चों। और इसकी वैल्यू 0 कहां पर हो जाएगी, अगर मैं x को 1 डाल दूं तो 0 से 1 के बीच में ग्राफ आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है a और b दोनों ही 0 से 1 के बीच नंबर होंगे, पॉजिटिव तो है ही, क्योंकि sin स्क्वायर x की वैल्यू 1 के बियॉन्ड जा ही नहीं सकती है। तो a और b मुझे इस ग्राफ पर जो नंबर पिक करना है वो 0 से 1 के बीच पिक करना है। तो मैंने एक नंबर यहाँ पर एक पॉइंट पिक कर लिया जिसका x कोऑर्डिनेट a है, x कोऑर्डिनेट a है तो y कोऑर्डिनेट बच्चों क्या हो जाएगा, g ऑफ a। दूसरा पॉइंट पिक कर लिया b, तो इसका y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा g ऑफ b। और इस लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर दिया। थिंक अबाउट इट्स मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट की अगर मैं आपसे बात करूं तो a प्लस b अपॉन 2 और g ऑफ a प्लस g ऑफ b अपॉन 2, बिल्कुल सही है क्या। लेकिन अगर मिड पॉइंट को कर्व पर प्रोजेक्ट कर दें, इस पॉइंट इसको अगर मैं n कॉल करूं तो अब मुझे n का कोऑर्डिनेट बताइए, तो x कोऑर्डिनेट तो एग्जैक्टली वही आएगा कि वर्टिकली प्रोजेक्ट किया है, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, g ऑफ a प्लस b अपॉन 2। तो आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि m का y कोऑर्डिनेट ज्यादा है क्योंकि ग्राफ एक्सिस से नीचे है, तो m का y कोऑर्डिनेट ज्यादा है एज कंपेयर टू n फ्रॉम ग्राफ। अगर मैं इसको ऊपर भी प्रोजेक्ट कर दूं और m n इस पॉइंट को r बोल दूं, कैपिटल R, तो फ्रॉम ग्राफ it is clear that mr is greater than equal to mr is greater than equal to क्या आ जाएगा, nr। mr nr से बड़ा है, mr nr से बड़ा आने का मतलब हुआ m का जो y कोऑर्डिनेट है that is g of a plus g of b upon 2 is greater than equal to
जी ऑफ ए प्लस बी अपॉन टू, इसी को बच्चों हम लोग जैनसन इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। वैसे तो जैनसन इनइक्वालिटी डायरेक्टली तो जे सिलेबस में नहीं, लेकिन कॉन्केविटी का इसमें यूज होता है, पर इस क्वेश्चन बहुत से बनते रहते हैं, सोर्सेस में दिख जाते हैं। डायरेक्टली हम लोग इस टर्म को यूज नहीं करते हैं जेई में। जी ऑफ ए प्लस जी ऑफ बी अपॉन टू, तो जी ऑफ ए बच्चों क्या आ जाएगा, ए ln ए बी ln बी, है ना। तो ए ln ए प्लस बी ln बी अपॉन टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन टू और ln ऑफ a प्लस बी अपॉन टू। तो अपॉन टू से अपॉन टू कैंसिल हो गया, a ln a b ln b, यानी ln ऑफ a पावर a into b पावर b इज ग्रेटर देन इक्वल टू ln ऑफ a प्लस b अपॉन टू होल टू दी पावर a प्लस b, ठीक है ना। अच्छा a प्लस b बच्चों क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो अब अगर हम लोग इसी को यहाँ पर अप्रोच करके देखें तो यहाँ से समझ में आ गया, a पर ln x इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो a पर b पर b इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लॉग हटा दिया 1/2 आ जाएगा, a पावर a b पर b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, है ना। और फिर इक्वालिटी कब आएगी, इक्वालिटी तब आएगी जब a इक्वल्स टू b, यानी a इक्वल्स टू b मींस sin स्क्वायर x, ये देखिए sin स्क्वायर x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x दोनों सेम हो, इट मींस आप x को π/4 बोल सकते हैं। अगर हम 0 से π/2 की बात करें तो उसमें एक आपका पॉइंट आ जाएगा जहां पर ये मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा हाफ, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। मिनिमम वैल्यू निकालने के अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूं तो कुछ बच्चे जो इनइक्वालिटीज यूज करते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। वेटेड am ग्रेटर देन इक्वल टू वेटेड gm, amgm में वेट्स मैंने यूज कर लिए, है ना। तो amgm में किस पे लगा रहा हूं, 1/a पर 1/a का वेट a पढ़ते थे ना हम लोग, जैसा आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। तो wam 1/a का वेट a, 1/b का वेट b अपॉन w1 प्लस w2 इज ग्रेटर, 1/a का वेट a तो 1/a की पावर a, 1/b का वेट b, है ना, और होल टू दी पावर क्या आएगा, 1/a प्लस b। तो यहां से देखिए तो कैंसिल होके 2 दे देगा, और ये वाला a प्लस b बन गया 1, और ये भी a प्लस b क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ इसी को राइट साइड में ही लिख लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो दिस विल इंप्लाइज, इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो देखिए यहां से तो एक लाइन में ही क्वेश्चन आ गया। तो जो बच्चे इनइक्वालिटीज वगैरह टच में रहते हैं तो वो बहुत जल्दी कर लेते हैं क्वेश्चंस को। इक्वालिटी का भाई मैंने इक्वल्स टू बी, तो 1 लाइन रेट ऑफ रिएक्शन देखिए कितनी फास्ट है यहाँ से। मेथड थर्ड, जिन बच्चों ने इन केस ये कॉन्वेक्सिटी ये सब नहीं जानते हैं तो उनके पास एक अप्रोच है यार कि fx आपके पास जो फंक्शन था देखिए वो क्या था, sin स्क्वायर x और sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x टू द पावर cos स्क्वायर x। इसमें और भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन, जैसे अगर हम इस फंक्शन की पीरियड की बात करें, व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, तो देखिए अगर मैं x को 90 प्लस x से रिप्लेस करता हूं तो sin cos में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर cos sin में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे को दिख रहा है कि पीरियड डेफिनेटली फंक्शन का क्या है, π/2, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं f ऑफ x प्लस π/2 प्लस x fx के इक्वल दे रखा है डोमेन के हर पॉइंट पर। आगे बात बच्चों समझ में, तो ये फंक्शन पीरियोडिक है, इसका पीरियड π/2 है, तो 0 से π/2 में केवल ग्राफ बना दिया जाए तो पूरी रेंज कवर कर लेगा, वहां से भी हम इसका मिनिमा ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो पीरियोडिक भी है, ये इवन फंक्शन भी है। अब आगे मूव करते हैं, इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर में, मोनोटोनिक बिहेवियर टेस्ट करना, e टू द पावर sin स्क्वायर x ln sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इनटू ln cos स्क्वायर। इन केस आपको दोनों में से कोई मेथड समझ नहीं आया तो डेफिनेटली ये तो +2 लेवल का पूरा मेथड है। This implies f dash x, f dash x बच्चों निकालेंगे तो e पर समथिंग का डेरिवेटिव, e पर समथिंग ये तो आई गई एज इट इज। अब अंदर प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, sin स्क्वायर x इनटू ln sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव 1 अपॉन sin स्क्वायर x इनटू sin स्क्वायर x का 2 sin x cos x, यानी sin 2x आ जाएगा, प्लस ln sin स्क्वायर x इनटू sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव फिर से sin 2x, ठीक है ना। प्लस अब सेकंड फंक्शन पे आ जाइए, cos स्क्वायर x इनटू ln cos स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर x इनटू माइनस sin 2x प्लस ln cos स्क्वायर x इनटू फिर से इसका माइनस sin 2x, ये आएगा। तो यहां से sin स्क्वायर x से sin स्क्वायर x कैंसिल,
cos स्क्वायर से cos स्क्वायर x कैंसिल और फाइनली ये प्लस का साइन 2x है, ये माइनस का साइन, ये पूरा टर्म बचा हुआ यहाँ से कैंसिल है ना। अब यहाँ पर ln sin स्क्वायर x है, यहाँ पे ln cos है, दोनों के साथ sin 2x अपीयर होता दिख रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या काम किया, e टू द पावर, ये पिक्चर एज इट इज कॉपी कर दिया क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव साइन देगा ही सही, और अंदर से sin 2x मैंने बाहर निकाल लिया, sin 2x कॉमन निकालेंगे तो ln sin स्क्वायर x माइनस ln cos स्क्वायर x, ये यानी ln ऑफ tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x में भी 2 बाहर ले लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब फंक्शन पीरियोडिक है तो मैं ग्राफ की स्टडी सिर्फ और सिर्फ करूंगा 0 से π/2 में, 0 से π/2 बियॉन्ड देखने की जरूरत नहीं, तो 0 से π/2 में ये पूरी की पूरी पिक्चर पॉजिटिव है। लेकिन जब आप देखेंगे ln tan x यहां पर आ रहा है, तो tan x 0 से π/4 की बात करेंगे। अगर हम 0 से π/4 की बात करेंगे तो बच्चों π/4 0 से π/4 tan x की वैल्यू 1 से छोटी होती है, 1 से छोटी होती है तो log की वैल्यू कैसी आ जाएगी, log लेने पर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, है ना। π/4 पर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, π/4 का tan x 1 से बड़ा हो जाता है तो पॉजिटिव आएगा। तो क्लियर है कि ये हमने किसका साइन निकाला है, साइन ऑफ f डैश x। तो यहां से भी क्लियर हो गया कि क्लियरली fx इज मिनिमम और x इक्वल्स टू π/4, तो डायरेक्टली कर लिया, तो fx मिन निकालना है, तो sin स्क्वायर x मतलब 1/2 की पावर 1/2 इनटू 1/2 की पावर 1/2, तो दोनों ऐड करेंगे तो 1/2 की पावर 1 आ जाएगा, दैट इज 1/2। तो ये कंप्लीट हो गया है ना बच्चों। अब इसमें एक पार्ट मैंने और भी पूछा था, ये तो हमें, अच्छा अपने पास जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो ट्रांसेंडेंटल नंबर है, वो रैशनल नंबर आ रही है, तो सी ऑप्शन गलत हो गया। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन fx फॉर 0 to π यूनियन π से 2π, तो लोकल मिनिमा के पॉइंट चेक करने हैं, तो एक तरह से इसका ग्राफ प्लॉट करना है फंक्शन का। तो हमने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लगा रखे इसमें, ये फंक्शन पीरियोडिक है, इसका पीरियड π/2 है और π/4 पर मिनिमम वैल्यू दे रहा है। अच्छा, एक और बात, sin स्क्वायर x पर sin स्क्वायर x, ये जो फंक्शन है 0 π/2 पर तो सेम ही वैल्यू देगा, तो 0 हो गया, π/2 हो गया, 3π/2 और ये आ गया 2π, है ना। तो ये 0 से π/2, 0 पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रही थी, तो और π/4 पर इसने मिनिमा लिया, तो ये वैल्यू, ये आपका क्या आ गया, मिनिमा वाला पॉइंट π/4 एक मिनिमा, और यही ग्राफ आप रिपीट करते चले जाओ आगे, ये आ गया दूसरा मिनिमा कहां आ जाएगा 3π/4, क्योंकि ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज π/2, और ये मिनिमा आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5π/4, और एक और मिनिमा इसमें आ जाएगा ये वाला, ये 2π आ गया पॉइंट, और ये मिनिमा आ गया 7π/4। तो कितने मिनिमा आ रहे हैं, नंबर ऑफ मिनिमा कहां पर आएंगे, fx इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू π/4, 3π/4, 5π/4 एंड 7π/4, ओवरऑल 4 पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। तो फाइनली इसमें कौन कौन से ऑप्शंस अपन टिक करेंगे, देखिए एक तो बॉम्बे हो गया, कैलकाटा नहीं हुआ क्योंकि मिनिमम वैल्यू 1/2 आ रही, 1/2 इज अ रैशनल नंबर व्हिच इज नॉट ए ट्रांसेंडेंटल, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा, फाइनली आगरा है बहुत सारे, बॉम्बे एंड दिल्ली। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये कंटिन्यूटी डेरिवेटिव पर मिक्स प्रॉब्लम है, fx इक्वल्स टू दे रखा है e पर tan इनवर्स x - 1 प्लस समथिंग लाइक दैट, x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू 1 दे रखी है, L फर्दर एक लिमिट दे रखी है। अब करना क्या है, सबसे पहला ऑप्शन f की कंटिन्यूटी डेरिवेटिव दोनों चेक करनी है x इक्वल्स टू 1 पर। तो बच्चों कंटिन्यूटी डेरिवेटिव दोनों चेक करनी है, तो आपने पढ़ा होगा, सजेस्ट किया होगा आपके टीचर ने आपको कि ऐसे केस में हम लोग अटैक करते हैं डेरिवेटिव पर, एडवांटेज रहता है। तो हमारा अटैक होगा डेरिवेटिव पर, 1 पर डेरिवेटिव चेक करनी है, तो मैं निकालूंगा f डैश 1 प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव, 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया। डेफिनेशन क्या होती है, x को 1 प्लस h डाल दीजिए, तो e टू द पावर tan इनवर्स h, x को 1 प्लस h डालेंगे तो h टू द पावर 21 into sin square 1 by h minus f1, f1 is actually 1 upon h, something like that, ऐसा पूछा है। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं, लिमिट h goes to 0, e to the power, इसको मैंने ब्रेक कर लिया, e पर tan इनवर्स h minus 1 upon h प्लस h से सेकंड पार्ट में h कैंसिल कर दिया, h की पावर 20 into sin square 1 by h,
ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इस पार्ट को भी हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, ये सब बहुत ही बेसिक बातें हैं, बहुत बेसिक बातें हैं। tan इनवर्स h लिख दिया और इसको आगे लिख दिया इनटू tan इनवर्स h अपॉन h। ये सब बहुत ही बेसिक बातें हैं, सबको पता है ये सब ट्रीटमेंट, समझ गए? इसको ऐसे ब्रेक कर दिया तो जिससे देखिए ये वाली लिमिट आपकी क्या होगी, e पावर fx माइनस 1 अपॉन fx, ये लिमिट 1 बन गई। और ये वाली लिमिट h पर 20 sin स्क्वायर 1 अपॉन h, ये तो आपका एक तरह से 0 से 1 के बीच का कोई नंबर होगा, 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? इसका मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 0 से, h की पॉजिटिव पावर आ रही है तो इस पूरे प्रोडक्ट की लिमिटिंग वैल्यू 0 आ गई। तो फाइनली जो मैंने वर्क किया वहां से मेरे पास 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव बच्चों 1 आ गया। अच्छा, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आया, अब बस ओरली सोचो यार कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते तो यहां पर x के प्लेस पर क्या पुट करते, 1 माइनस h, तो e पर tan इनवर्स माइनस h आ जाता। यहां पर x के प्लेस पर 1 माइनस h आता तो माइनस h पर 21 हो जाता। लेकिन फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि नीचे भी एक h आएगा तो ये वाली लिमिट तो 0 बन जाएगी। फाइनली ये आएगा e पर tan इनवर्स माइनस h, है ना, और माइनस 1 अपॉन माइनस h, तो ये लिमिट फिर से आपके पास 1 बन जाएगी। तो सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब आप निकालोगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 1 आ जाएगा। अच्छा, दोनों डेरिवेटिव अगर 1 आ गया तो फाइनली f'1 की वैल्यू 1 आ गई। f'1 अगर 1 है, एक बार तो क्लियर है कि फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल है, और अगर फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल है तो 100% कंटीन्यूअस होगा, बिकॉज़ यू नो दैट डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटीन्यूटी, है ना। तो इट मींस कि फंक्शन अगर डेरिवेबल है तो कंटीन्यूअस हो गई होगा। तो यहां पर बोल रहे थे कंटीन्यूअस है, डेरिवेबल नहीं है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन हो गया होंगे, फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल है। अब कैलकाटा और दिल्ली में मेरे को L सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए दोनों केस में L पर वर्क करना है, और L एक गंदी सी पिक्चर दे रखी है, पहले इसको केयरफुली पढ़ते हैं। ये क्या है, n into f of 1 plus k by n minus n। अच्छा, ये चीज देखो यार, ये क्या लिखा है, फालतू में लिखी हुई चीज है ना, सिग्मा k वेरिंग फ्रॉम 1 to 4k, यानी एक तरह से ये लिखा हुआ है 1 plus 2 plus 3 plus 4, तो 1 से 4 तक का सम कितना होता है, 4 3 7 10 होता है। तो फाइनली ये पूरी पिक्चर जो ये 10n लिखा हुआ है, तो ये 10n है और एक n है, तो एक n मैं बाहर ले सकता हूं कॉमन, है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। नाउ L equals to what, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो n को तो मैंने ले लिया बाहर। अब जरा देखना यार, सिग्मा है k वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 f of 1 plus k by n, सिग्मा f of 1 plus k by n and k varying from 1 to 10, ठीक है ना। माइनस 10n था तो माइनस 10 आ जाएगा। तो ये सीन बन रहा है के। अच्छा, k को 1 से 10 तक वेरी करेंगे तो बच्चों ये 10 टर्म्स आएंगे और ये 10 लिखा हो, तो इस टाइम मैंने 1 plus 1 plus 1 अप टू 10 टाइम्स ब्रेक कर दिया, और इस 1 को मैंने लिख दिया f1, क्योंकि आप चेक करिए f1 1 दे रहा है, सारे 1 को मैंने f1 लिख दिया और एक एक 1 एक एक टर्म में इंट्रोड्यूस कर दिया। देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैंने सीन वैसे लिख दिया, k को 1 डाल दीजिए, f of 1 plus 1 by n, ठीक है ना, और एक 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट मतलब f1, ठीक है बच्चों, प्लस k को 2 डाल दीजिए, 1 plus 2 by n, और एक 1 इससे भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट मतलब f1, एंड अप टू सो ऑन। ये प्रोसेस लास्ट अंदर कैरी ऑन रहेगा, 1 plus 10 by n minus f1, समथिंग लाइक दैट। सही है क्या? अब नेक्स्ट लाइन में देखिए, ये कुछ f of 1 plus h minus f1 सारे टर्म में दिख रहा है, तो कुछ डेरिवेटिव की फील आ रही है, तो उसके लिए मैंने ऊपर वाले n को इंटेंशनली नीचे पुट कर दिया, f of 1 plus h minus f1 upon h। तो देखिए डेरिवेटिव की डेफिनेशन आ गई, f of 1 plus सेकंड टर्म में वही काम, f of 1 plus h minus f1 upon h। लेकिन अब एक फाइट है, यहाँ पर सेकंड टर्म में h का रूल 2 by n कर रहा है ना, और जबकि n नीचे ले जाएंगे तो 1 by n बनेगा। तो मैंने एक काम किया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई और 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, ऐसे एडजस्ट कर दिया। ऐसे जो थर्ड टर्म आएगा f of 1 plus 3 by n minus f1, नीचे केवल 1 by n आएगा, तो 1 by n को 3 by n बनाने के लिए मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये प्रोसेस कैरी ऑन रहेगी लास्ट टर्म तक। लास्ट टर्म क्या आएगा, f of 1 plus 10 by n minus f1 whole upon 10 by n, और इसमें मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप हर एक लिमिट को दो, f of 1 plus h minus f1 upon h। बच्चों ये क्या होता है, f'1,
ये भी क्या बन जाएगा एफ डैश वन, ये भी एफ डैश वन, मतलब वन पर डेरिवेटिव, और ये भी बन गया एफ डैश वन। तो फाइनली एफ डैश वन की वैल्यू क्या दे रखी है, वन। एफ डैश वन तो आपका कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 10, सही है क्या। और 1 से 10 तक का सम क्या होता है, 10 × 11/2, और एफ डैश वन की वैल्यू 1 है, आई थिंक ये बन गया जाके 55। तो L की वैल्यू 55 आ रही है। अब L 55 आ रहा है तो ऑप्शन अपन चेक कर लेते हैं कौन कौन से टिक करने चाहिए। F डैश 1 की वैल्यू 1 है और L 55 है, तो डेफिनेटली सी करेक्ट ऑप्शन है, और L 11 से डिविजिबल भी है। तो फाइनली बॉम्बे, कलकत्ता एंड दिल्ली, ये तीन ऑप्शन सही आ जाएंगे। ठीक है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। given a line y equal to ax plus b touches the curve fx equals to this। तो एक y क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है और एक लाइन दे रखी है। ये लाइन इस कर्व को टच करती है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच करती है, उनके कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं, और ये सारा लाइन का स्लोप निकालना है, y इंटरसेप्ट निकालना है लाइन का, ठीक है ना, और अल्फा बीटा टाइजेंसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। चलिए मूव करते हैं आगे। तो ये 4 डिग्री कर्व है और इस कर्व को लाइन दो पॉइंट पे टच करती है, तो कुछ इस टाइप की पिक्चर रही होगी। इन्फिनिटी से स्टार्ट लेगा, कर्व पॉइंट ऑफ मिनिमा आया, फिर इंक्रीज किया, फिर ऐसे निकल गया, और ये कोई लाइन ऐसी रही होगी, y = ax + b। इस टेंजेंसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अल्फा f अल्फा, और इस टेंजेंसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बीटा f बीटा। ठीक है बच्चों। तो ये लाइन इस कर्व को टच करती है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। अब बात है इसको क्वेश्चन स्टार्ट कैसे लिया जाए। तो मैंने दोनों से y को इक्वेट कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं मैं। x⁴ 2x³ - 11x² - 13x + 35 = ax + b, है ना। जैसा कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जानते हैं, जब कभी दो कर्व हम एक साथ सॉल्व करते हैं तो जो भी रिजल्ट मिलता है वो दोनों कर्व के लिए होल्ड करता है, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए होल्ड करता है। लेकिन अपने को दे रखा है यार, ये जो लाइन है इस कर्व को दो पॉइंट पे टच करती है, तो इट मींस अगर मैं इनकी हेल्प से एक नई बाई क्वाड्रेटिक बना दूं, मतलब ax + b को लेफ्ट में मैंने शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, -13x - a, तो माइनस लिया कॉमन, 13 + a टाइम्स x + 35 - b = 0। तो ये जो मैंने बाई क्वाड्रेटिक बनाई है, इस बाई क्वाड्रेटिक के दो रूट आएंगे एक तरह से, यानी एक तरह से लाइन को अगर आप सॉल्व करें तो रूट क्या क्या आएंगे, रूट वो पॉइंट आएंगे जहां पर ये जो लाइन है इस बाई क्वाड्रेटिक को अगर टच करती है या कट करती है, तो उन पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा और बीटा। तो ये जो बाई क्वाड्रेटिक है इसके दो रूट हो गए, अल्फा और बीटा। लेकिन अब क्वाड्रेटिक, ये जो बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री 4 है, तो एक्चुअली हर रूट दो बार आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि लाइन टच कर रही है, has repeated roots alpha and beta। तो अगर इसके रिपीटेड रूट अल्फा और बीटा है तो आप लोग लिख सकते हैं x⁴ + 2x³ - 11x² - 13 + a टाइम्स x + 35 - b। तो बच्चों अल्फा भी रिपीटेड रूट है तो इसकी पावर भी 2 आएगा, बीटा भी रिपीटेड रूट है तो इसकी पावर भी 2 आ जाएगा, सही है क्या। अच्छा, इसको थोड़ी देर पे मैंने ऐसे लेट कर लिया, जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा x - अल्फा x - बीटा का तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और उसको मैंने कुछ इस तरह से एज्यूम कर लिया, x² + mx + n, इस टाइप से एज्यूम कर लिया है, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बाकी सारा काम क्या है, अब तो कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट है, x⁴ + 2x³ - 11x², 13 + a of x + 35 - b, ये बन जाएगा x⁴ + m² x² + n² + 2mx³ + 2mnx + 2nx²। ठीक है बच्चों, आप कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो x³ का कोएफिशिएंट कंपेयर करिए, लेफ्ट हैंड साइड से 2 आ रहा है और यहां से 2m आ रहा है, तो एक इक्वेशन बन गई यहां पे 2 = 2m, यानी m की वैल्यू तो 1 आ गई। m क्या आ गया बच्चों, 1, m 1 आ गया। अब x² का कोएफिशिएंट देखो, लेफ्ट हैंड साइड से -11 है, यहां पर है m² + 2n, है ना। तो -11 = क्या आया, m²
प्लस 12 एम स्क्वायर 1 बन जाएगा। तो 2n की वैल्यू -12, n की वैल्यू मिल गई -6, m और n दोनों मिल गए। अब बात करते हैं x के कोएफिशिएंट की। तो x का कोएफिशिएंट है -30 -a और राइट हैंड साइड से मुझे x का कोएफिशिएंट दिखता है केवल और केवल 2mn और 2mn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m × n -12 आ जाएगी। इसको लिख देते हैं, बेटर रहेगा। कोएफिशिएंट है 2mn which is equal to -12। तो आई थिंक a की वैल्यू मुझे मिल गई -1, a आ गया -1। कांस्टेंट टर्म देख लीजिए, कांस्टेंट टर्म है अपने पास 35 b और राइट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट टर्म है क्या, यस है, दैट इज n² एंड n² इज क्लियरली 36। तो b की वैल्यू भी मुझे मिल गई -1। तो सारे कोएफिशिएंट मैंने निकाल लिए, ठीक है ना। अब चेक करना है आपको। अच्छा m और n अपने पास आ चुका है, लेकिन अब मेरे को यार वो निकालना पड़ेगा अल्फा और बीटा। m1 है, n-6 है, तो पहले m की वैल्यू क्या आएगी। मैंने x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा को लिखा था, तो m आ जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा और n आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो अब यहां से चेक कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा m है, m आया था मेरे पास -1, तो अल्फा प्लस बीटा 1 आ जाएगा। और n जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है, n आया था मेरा क्या -6 आया था क्या, m1 आया था और n -6 आया था, m1 n-6, m1 n-6। तो अल्फा प्लस बीटा 1 और अल्फा बीटा -6, अल्फा बीटा 1, हाँ तो अल्फा बीटा 1 डालेंगे, अल्फा प्लस बीटा 1 और अल्फा प्लस बीटा 1 डाल दें और अल्फा बीटा, हाँ -6। तो ये चेक कर लीजिए आप कौन सा ऑप्शन आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा 1 डालेंगे 6 प्लस 6 ये 12 बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा 1 डाल दिया, तो इनमें से तो कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो m आएगा डेफिनेटली क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा मींस व्हाट, अल्फा प्लस बीटा क्या -1, हाँ अल्फा प्लस बीटा -1 आएगा और अल्फा बीटा आ जाएगा n, हाँ अल्फा प्लस बीटा -1, बेटा मिस्टेक हो रही है यार, अल्फा प्लस बीटा -1 आएगा। अब चेक कर लीजिए ऑप्शन, अल्फा प्लस बीटा -1 है तो ये -6 प्लस 6, हाँ ये 0 आ जाएगा, आ गया करेक्ट ऑप्शन। और a और b भी मैंने सर्च कर लिया था, a हमारा आया था यहाँ पर, a -1 है तो ये रॉन्ग हो गया, a -1 b भी -1, तो a² प्लस b² बनेगा 2 और a भी बन जाएगा फिर से 1, 2 - 1 1। तो फाइनली आगरा एंड दिल्ली करेक्ट आंसर तो हो गए आगरा एंड दिल्ली। चलिए मूव करते हैं पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस पर। Given a triangle ABC with usual rotation such that angle ABC belongs to 0 से pi/2 and x, y, z are positive real numbers, then ABC एक ट्रायंगल है जिसके सारे एंगल एक्यूट हैं, 0 से pi/2 में लाई करते हैं, x, y, z पॉजिटिव रियल नंबर है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस cos A to the power A, cos B to the power B, cos C to the power C। इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या कॉल किया इसको P कॉल कर लिया, लेट P इक्वल टू cos A to the power A into cos B to the power B into cos C to the power C, इसको P कॉल किया, इसका लॉग ले लिए ln P क्या आ जाएगा बच्चों, A ln cos A प्लस B ln cos B प्लस C ln cos C, ठीक है ना। अच्छा अगर मेरे को P को मैक्सिमाइज करना, तो P मैक्सिमाइज करना इक्विवेलेंट है ln P को मैक्सिमाइज करूं, और ln P के तीनों टर्म में सिमेट्री दिख रही है, A ln cos A, B ln cos B, C ln cos C, और A B C तीनों ही 0 से pi/2 के बीच में है। तो मैंने पूरी पिक्चर को ना लेकर मैंने अपनी तरफ से एक फंक्शन डिजाइन कर लिया, लेट fx इक्वल्स टू x टाइम्स ln x, है ना, जहां पर x क्या किसका रोल प्ले कर सकता है, सॉरी x ln cos x, x टाइम्स ln cos x, ठीक है ना। तो ये फंक्शन पिक कर लिया और अब हम इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑफ कॉन्केविटी वाले बिहेवियर को टेस्ट करेंगे, जहां पर x जो है 0 से pi/2 के बीच में है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
तो एफ डैश एक्स निकाल लिया, एक्स इंटू एल एन कॉस एक्स था, तो एफ डैश एक्स आएगा एक्स इंटू एल एन कॉस एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस एल एन कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा x इंटू एल एन कॉस एक्स, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी माइनस x tan x प्लस एल एन कॉस एक्स, समथिंग लाइक दैट। अच्छा x अगर 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो 0 से पाई बाई 2 में cos 0 to 1 मूव करेगा, 0 to 1 में ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा, log लेने पर नेगेटिव वैल्यू, ये भी नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव आ गया। f डैश x नेगेटिव आने का फंक्शन डिक्रीज करेगा, इसका ग्राफ डिक्रीज करेगा। कॉन्केविटी और चेक कर लेते हैं, माइनस x इंटू tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x माइनस tan x इंटू 1 और ln cos x का फिर से करेंगे, तो ln cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन cos x इंटू sin x माइनस tan x, ठीक है ना। और x 0 से पाई बाई 2 में है तो सारे साइन निगेटिव दिख रहे हैं, तो ये भी निगेटिव आ गया। तो फाइनली f डिक्रीजिंग फंक्शन होगा ड्यू टू डेरिवेटिव का नेगेटिव साइन आ रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 डेरिवेटिव नेगेटिव फंक्शन डिक्रीज करेगा, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो फाइनली हमारा कमेंट क्या होगा, देयरफॉर fx decreases for all values of x belongs to 0 से pi by 2 and concave down on x belongs to 0 से pi by 2, कॉन्केविटी इसकी डाउनवर्ड होगी। तो अब अगर हम इसके रफली ग्राफ की बात करें, वैसे ग्राफ पूरा बनाने का कोई सेंस नहीं है, आप बिना ग्राफ बनाए भी सोच सकते हैं, बस यही देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। fx आपके पास क्या था, fx आपके पास x इंटू एल एन कॉस एक्स, किस इंटरवल के लिए पिक किया था आपने इस फंक्शन को, 0 से पाई बाई 2, तो जब x 0 से जस्ट बड़ा होगा तो cos 0 1 बन जाएगा, ln 1 0 दे देगा, तो 0 पर तो ये 0 मूव करेगा ही सही, 0 पर तो ये 0 मूव कर रहा है, ठीक है ना। और पाई बाई 2 ये हमने पाई बाई 2 लाइन ड्रॉ कर दी, पाई बाई 2 से ये cos पाई बाई 2 0 बन जाएगा, cos पाई बाई 2 0 और log 0 का माइनस इंफिनिटी, तो एक तरह से ये वर्टिकल एसिम्पटोट आपको यहां पर मिल रहा है। ये कौन सी लाइन है बच्चों, x इक्वल्स टू पाई बाई 2 लाइन, और फंक्शन कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, यानी इस टाइप का ग्राफ आएगा इस फंक्शन का x into ln cos x का, ठीक है ना। तो अब अपने को वर्क क्या करना था, अपने को वर्क करना था a ln cos से b ln cos b c ln cos c की मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। तो मैंने इस ग्राफ पे कहीं पर 3 पॉइंट पिक कर लिए, एक पॉइंट लिया जिसका x कोऑर्डिनेट a है, एक b ले लिया और एक c ले लिया। तो एक तरह से आपको दिख रहा होगा 3 पॉइंट लेने से एक ट्रायंगल बनेगा, छोटा सा ट्रायंगल, क्योंकि कॉन्केविटी पर भी डिपेंड करता है, कर्वेचर पर डिपेंड करता है ना। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a ln cos a आ जाएगा, है ना। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा b ln cos b, और ये हो जाएगा c ln cos c। तो अब आप वही वर्क है, इसका सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो सेंट्रोइड आएगा a plus b plus c by 3, और वही a ln cos a, यानी अगर हम इसको fa बोल दें तो ये आएगा fa plus fb plus fc by 3, ये इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंट्रोइड का। अगर इस सेंट्रोइड को कर्व पर प्रोजेक्ट करेंगे तो कर्व से जो y कोऑर्डिनेट आएगा, ये तो ये थोड़ा सा ऊपर आएगा क्योंकि कर्व एक्सिस से नीचे है, तो कर्व वाला जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हाइट मैग्नीट्यूड में तो कम देगा लेकिन वैल्यू उसकी ज्यादा आएगी। फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट कि कर्व से जो हाइट आ रही है वो ज्यादा है, f of a plus b plus c by 3 is definitely greater than equal to fa plus fb plus fc by 3, जिसको आप फिर से मैं बोल रहा हूँ जेनसन्स इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो f of a plus b plus c by 3 ये आ जाएगा a plus b plus c, ट्रायंगल का क्वेश्चन है तो a plus b plus c क्या बन जाएगा, पाई f of पाई by 3, ठीक है ना। तो a plus b plus c by 3, fx आपके पास है x into ln cos x, तो ये बन जाएगा f of पाई by 3,
ये पाई बाई 3 बन गया बच्चों। तो x को पाई बाई 3 पुट कर दीजिए तो आ जाएगा पाई बाई 3 इंटू ln cos पाई बाई 3। cos पाई 3 होता है हाफ इंटू ln हाफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू fa। ये fa आ जाएगा आपके पास वही a ln cos a प्लस b ln cos b प्लस c ln cos c बाई 3। तो 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाएगा ln ऑफ 1/2 की पावर पाई ग्रेटर देन इक्वल टू ln ऑफ cos a टू दी पावर a की ब्रैकेट लिख देते हैं इनटू cos b टू द पावर b इनटू cos c टू द पावर c। देख रहे हैं बच्चों, तो ये इससे बड़ा है तो लॉग हटाएंगे तो इक्वालिटी के सेंस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी cos a टू द पावर a into cos b to the power b into cos c to the power c is less or equal to 1/2 raised to the power pi। यानी ये इसके बियॉन्ड कभी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 की पावर पाई। और इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी तभी आएगी व्हेन a equals to b equals to c, यानी ट्रायंगल कैसा हो, इक्विलैटरल हो तो आ जाएगी। तो इस तरह का क्वेश्चन मेरे ख्याल बच्चों को छूटेगा ही, क्योंकि कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी पूछे तो बच्चे हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल सपोज कर लेते हैं। तो आप डायरेक्टली अगर ABC को 60 डाल देंगे तो भी देखिए cos से क्या बन जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 की पावर पाई बाई 3, ये भी दे देगा 1/2 की पावर पाई बाई 3, ये भी दे देगा 1/2 की पावर पाई बाई 3। डायरेक्टली अगर आप तीनों ऐड करेंगे तो 1/2 की पावर पाई बिना किसी अप्रोच के। तो बच्चे इस तरह का भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये इंश्योर नहीं कर सकते आपकी मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम, इतनी गैम्बलिंग आप कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एक दूसरा फंक्शन दे रखा है, उसकी मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है। अब फाइंड किया इसमें x y z भी इन्वॉल्व है, तीन एंगल है p q r और तीनों एंगल जो हैं 0 से π/2 एक्यूट एंगल्स हैं। तो मैं केवल फर्स्ट टर्म की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, तो फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं। फर्स्ट टर्म लिखा था आपने x प्लस एक्स क्यूब अपॉन x, नीचे था sin p इंटू cos स्क्वायर p। अच्छा अंडरस्टूड है, x पॉजिटिव है तो x नेगेटिव होगा तो ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी तो इसका रूट डिफाइन नहीं होगा। तो x अगर पॉजिटिव है तो उसको रूट के अंदर मैंने शिफ्ट कर दिया, उसका एडवांटेज देखिए ये सीन बन गया x प्लस 1/x अपॉन sin p इंटू cos स्क्वायर p। सही है बच्चों। अच्छा x पॉजिटिव और मेरे को इस फ्रैक्शन को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, फ्रैक्शन को मिनिमाइज करना है जिसमें ऊपर वाला फंक्शन अलग है, नीचे वाली स्टोरी बिल्कुल ही अलग है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और pqr का फंक्शन आएगा, ये x y z का फंक्शन है। तो ये हमने पढ़ा है कि कोई पॉजिटिव नंबर उसके रेसिप्रोकल का हमेशा 2 से बड़ा होता है। तो x प्लस 1/x ये 2 से बड़ा होगा, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू √2 अपॉन sin p into cos स्क्वायर p। सही है बच्चों। तो t1 को ऐसा लिख सकता हूं मैं। अगर मैं इस t1 को फर्दर मिनिमाइज करना चाहता हूं तो इसको मिनिमाइज करने का आप बोलेंगे सर ऐसा करिए कि डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज कर दें। तो मैंने एक फंक्शन पिक कर लिया, लेट fx इक्वल्स टू sin x into cos स्क्वायर। fx इसलिए बोला क्योंकि मैं तीनों के लिए सेम वर्क कर रहा हूं, जहां x कैसा होगा 0 से π/2 के बीच में है। तो sin x into cos स्क्वायर x को मैंने ऐसे लिख दिया 1 minus sin स्क्वायर x, that can be written as sin x minus sin qx। मैक्सिमम हमने डेरिवेटिव निकाल लिया sin x का cos x minus sin qx का 3 sin स्क्वायर x into cos x। cos x मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 minus 3 sin स्क्वायर x। अच्छा इंटरवल x 0 से π/2, तो 0 से π/2 ऑब्वियस है डेरिवेटिव cos x तो पॉजिटिव होगा। तो अब अगर मैं इसको 0 करता हूं तो यहां से sin x की दो वैल्यू आ रही, एक वैल्यू आ रही 1/√3, एक वैल्यू आ रही -1/√3। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1/√3 पर हमें चेक करना पड़ेगा साइन कैसे चेंज हो रहा है डेरिवेटिव का। तो 1/√3 पर डेरिवेटिव 0 है, 1/√3 से छोटा नंबर लेंगे, 1/√3 से छोटा तब तो डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आएगा और 1/√3 पर नेगेटिव आएगा। अगर आप -1/√3 पे चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी डेरिवेटिव 0 है, लेकिन इससे पहले साइन कैसा आएगा, सॉरी यहाँ पर तो पॉजिटिव था और यहाँ पर साइन कैसा आएगा नेगेटिव। तो यानी -1/√3 पर मिनिमम लेगा और 1/√3 पर क्या लेगा मैक्सिमम। Therefore fx is maximum for x equals to x sin x। sin x equals to 1/√3।
सही है क्या बच्चों? तो एफ एक्स मैक्स निकाल लिया। एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? एफ एक्स आपका sin x माइनस sin qx, sin x 1/√3 पुट कर दे, 1/√3 माइनस sin qx 1/3√3, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 3/3√3 2/3√3 ये आ गया। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई। हमने केवल एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकाली, तो अब हम यहां से एक टर्म की मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं, मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं, और उसी में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर min value of given एक्सप्रेशन, यानी जो एक्सप्रेशन गिवन था उसकी मिनिमम वैल्यू बच्चों क्या आएगी? 2/3√3 तो आएगी सही, ठीक है ना? ये सॉरी √2 ये आया था मेरे पास वाली है। कैजुअल बिल्कुल भी नहीं होना, हल्का जहां समझते हैं क्वेश्चन वहीं पर मिस्टेक होती है। देखिए ऊपर वाली स्टोरी तो थी √2 है ना, नीचे वाला जो टर्म था sin p to cos स्क्वायर p, इस एक टर्म की मिनिमम वैल्यू आ गई है अपने पास 2/3√3 ऐसा है ना। और ऐसे कितने टर्म है? ऐसे 3 टर्म, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए ये आंसर क्या आ रहा है? 3 3 जा 9 and that is 9 into √3/√2, ये मिनिमम वैल्यू आ रही है। और कब आएगी? अकर्स एट, सबसे पहले तो यहाँ पे इक्वालिटी एग्जिस्ट करनी पड़ेगी, इसको 2 बनना पड़ेगा। तो x = y = z = 1, ये सारे 1 हो। एंड sin p, क्योंकि 3 टर्म है, हमने सिर्फ एक टर्म में किया, तीनों टर्म में करना पड़ेगा। sin p = sin q = sin r = 1/√3, यहाँ पर मिनिमम आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो हमारा आंसर आ रहा है दैट इज व्हाट 9 बॉम्बे 9 × √3/2। चलिए अब मूव करते हैं न्यूमेरिकल ग्रिड वाले क्वेश्चंस पर। लेट a and b belongs to R and the function f(x) = ax plus b, f(x) ax plus b दे रखा है, gx x plus 1 दे रखा है, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और इस फंक्शन की हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। चलिए ये मिक्स्ड प्रॉब्लम है, AOD प्लस आपका डेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन का पार्ट तो थोड़ा सा कम ही है, मिक्स्ड प्रॉब्लम है ये। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या दे रखा है? -1 to 1 fx का होल स्क्वायर, fx का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो a² x² plus 2abx plus b² into dx equal to -1 to 1 fx into gx, fx into gx निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ax² plus ax plus bx, a plus b of x plus b, ये आ गया। अच्छा अब थोड़ा -1 से 1 लिमिट है, तो इवन ऑड फंक्शन पढ़ा होगा यार कि अगर फंक्शन ऑड है तो उसका एरिया 0 होता है। तो इस पर्टिकुलर टर्म की बात करें, अगर इसको दो पार्ट ब्रेक कर ले, एक पार्ट बना ले a² x² plus b² और एक ही बना ले 2abx, तो इसका एरिया अंडर द कर्व 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसको एक पार्ट बना लिया, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, ये वाला पार्ट इवन है और ये वाला पार्ट क्या है? ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का एरिया 0 होता है। ये ऑड है, ऊपर वाला इवन है, तो बच्चों ये भी 0 हो गया। अच्छा इवन फंक्शन है तो -1 से 0 में जो एरिया आएगा अभी 0 से 1 में आएगा, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 × 0 to 1 a² x² plus b² into dx, इसको भी वही कर दिया 2 × 0 to 1 ax² plus b। कैलकुलेशन चेक करते रहना, कोई छोटी मोटी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो a² x³ y3 लिमिट डालने पर a² y3 plus b², राइट साइड में आ जाए ax² 3 लिमिट डालने पर x³ ax³ यानी दैट इज a/3 प्लस bx मतलब b। तो 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को ये सीन कुछ ऐसा दिखेगा, a² प्लस 3b² माइनस a माइनस 3b इक्वल्स टू 0। ओके तो यार a और b में ये रिलेशन यहाँ पर आ रहा है अपने पास, है ना, और अपने को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की। ओके तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अभी यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा तो उसके लिए स्पेस छोड़ देते हैं। नाउ मैंने इसको i लेट कर लिया, -1 to 1 fx का होल स्क्वायर dx, fx का होल स्क्वायर वही आ जाएगा जो जस्ट अभी निकाला था, क्या a² x² plus 2ax
इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अच्छा ये वाला तो एरिया 0 हो जाएगा बिकॉज ये क्या है, ऑड फंक्शन है। तो ये मैं लिख दूंगा 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू 1 a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चाहिए तो ऐसे कॉपी कर ही सकते थे यार। तो 2 टाइम्स ये आ गया a स्क्वायर बाई 3 प्लस b स्क्वायर। आप थोड़ा सोचना पड़ेगा यार आपको इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वेयर a एंड b जो है इस सॉरी a और b जो है इस रिलेशन से कनेक्टेड है, दिस वन। तो अब क्या करेंगे बताइए। तो अगर आप थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए a में परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, b में भी एक मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया a स्क्वायर माइनस a। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए a के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर यानी 1/4 ऐड कर दिया। b वाली फैमिली से 3 तो मैंने कॉमन निकाल लिया, b स्क्वायर माइनस b। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए b के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर। तो ये कितना ऐड हुआ 3/4, ये कितना ऐड हुआ 1/4, टोटल मिला के 1 ऐड हो गया। तो ये सीन बन जाएगा, इसके मैं नीचे लिख रहा हूं, दिस कैन बी रिटन एज a माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स b माइनस हाफ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो बच्चों ये तरह से एक एलिप्स का फॉर्मेट दिख रहा है AB प्लेन में। सेंटर हो जाएगा इस एलिप्स का 1/2 1/2 है ना। तो फाइनली इस एलिप्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। 3 को नीचे ले जाकर 1/3 कर दीजिए, मेरे ख्याल आप फील आ गई होगी है ना। तो इस एलिप्स पर कोई भी पॉइंट सिंगल ब्रैकेट में लेना है बच्चों, तो x इक्वल्स टू क्या लेते थे, x इक्वल्स टू r a cos थीटा, यानी cos थीटा आ गया एंड y इक्वल्स टू b sin थीटा। इसी तरह से लेते थे, दैट इज a को मैं पुट कर दूंगा 1/2 प्लस cos थीटा और b को पुट करूंगा 1/2 प्लस 1/√3 sin थीटा। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क कर लिया मैंने यहाँ पर, a और b को इन टर्म्स ऑफ थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोफाइल लिया है। तो अब तो हम किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं। अब हमने इसको यहाँ पर यूज कर लिया इस इंफॉर्मेशन को, 1/3 a स्क्वायर, a क्या था 1/2 प्लस cos थीटा, तो 1/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा है ना, 1/2 प्लस cos थीटा है प्लस cos थीटा आ जाएगा यहाँ पर प्लस b स्क्वायर। b क्या था, b था अपने पास b था 1/2 प्लस 1/√3 sin थीटा, 1/2 प्लस 1/√3 sin थीटा। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं 1/4 1/2 प्लस 1/√3, तो आएगा 1/4 प्लस 1/3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 प्लस 1/√3। ये क्या बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक 1/√3 sin थीटा है ना बच्चों। ठीक है यार। तो ये सीन क्या बन जाएगा, a स्क्वायर बाई 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स, 2 तो मैंने कर दिया बाहर, थ्री को यार डिनोमिनेटर में ऐसे लिख देता हूं मैं, थोड़ा फील आती रहेगी, क्योंकि 3 जो होगा a स्क्वायर बाई 3 ऐसा कुछ है ना। तो 3 को मैंने बाहर निकाल लिया, 3 को भी पूरा एलसीएम ले लिया। अब मैं लिखना चाहता हूँ 1/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा। थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा कैलकुलेशन को लेकर, 3/4 क्योंकि क्वेश्चन इजी है, छोटी सी मिस्टेक गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। आई थिंक अभी तक परफेक्ट चल रहा है ना। 1/4 प्लस 3/4 मिलके 1 बन गया, वेरी गुड। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मिलकर फिर से 1 बन गया, अगेन वेरी गुड। 1 प्लस 1 2 और बस अब ये क्वेश्चन एंडिंग तक पहुंच गया। 1 प्लस 1 2 हो गया, प्लस अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोफाइल दिख रहा है जो 11th क्लास के छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, cos थीटा a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो बच्चों इस फंक्शन की जो रेंज होती है दैट इज -√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज -2 से 2 होगा है ना। -2 से 2 हो गया, 2 इसमें ऐड कर दें दोनों बाउंड्री में, तो ये हो जाएगा 0 से 4 और 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें, 2/3 से मल्टीप्लाई तो लोअर बाउंड बन जाएगा 0 और अपर बाउंड बन जाएगा 8/3। ठीक है बच्चों, तो हमने एक तरह से इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दोनों निकाल लिए, देयरफॉर I मैक्सिमम आपके पास आ चुका है 8/3।
ठीक है ना। आप वो थीटा को ए और बी भी बता सकते थे, अगर यहाँ पर मैक्सिमम है तो इसको 2 पुट कर देना तो इसका थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा को पुट करके ए और बी भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 8/3 आप आंसर भी दे सकते हैं, जैसा कि देते हैं डेसिमल में देना पड़ता है 2.66 है ना, डेसिमल 2 डिजिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन log 2 raised to the power cos x plus 1 log 3 power cos x plus 2 and something like that। अच्छा क्वेश्चन देख के समझ में आ गया है, पहले तो log दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है, राइट साइड में क्यूब रूट भी दिख रहा है। log में मेरे 5 है, यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ पर बेस 4 है, तो डिफरेंट बेसिस पर log की कोई प्रॉपर्टी तो आपकी होल्ड करती नहीं है, ये आप फैमिलियर है अपनी बातों से। तो और यहाँ पर क्यूब रूट दिख रहा है तो वैसे ही समझ में आ गया कि स्क्वायर स्क्वायर करने से कोई कहानी बनने ऐसे रहेगी। तो दिस इज क्वेश्चन टोटली बेस्ड ऑन बाउंडनेस पर बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा एक आउट ऑफ द बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें कैसे वर्क करना है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए एक तरह से मैं थोड़ा बहुत कैलकुलस भी इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डिस्कशन में लिया है कैलकुलस वाले पोर्शन में। तो 1 by 1 मैं ये डिस्कस करूंगा, इसका लोअर बाउंड अपर बाउंड वगैरह इसको अपेयर कराना चाहता हूँ 2 बेस पे क्या बनेगा। तो 2 पर cos x प्लस 1 मैं इनको नोटिस करना, 2 पर cos x 1 ऐड किया, बेस 3 है तो 3 पर cos x में 2, मतलब मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ 3 पर cos x 2 को ऐसे ले लिया 2 बार, यानी 3 टर्म बना दिए है ना। 4 पर cos x प्लस 3 और बेस भी 4 है तो यहाँ पर मैंने 4 टर्म बनाया, कैसे 4 पर cos x 3 को 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 4 टर्म बन गए, ये वाले 3 टर्म बन गए, ये वाले 2 टर्म, और अब मुझे फील आ गई AMGM की है ना। तो 2 पावर cos x, पहले केवल पहले टर्म की बात करें, 2 पावर cos x प्लस 1 y2 ये am हो गया और इसका gm क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2 की पावर cos x इनटू 1। सही है बच्चों, इन दो नंबर पे मैंने AMGM लगा दिया, तो फाइनली 2 की पावर cos x प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं 2 into 2 raised to the power cos x by 2। अच्छा अगर ये इससे बड़ा है और log एक इंक्रीजिंग फंक्शन है जो बेस 1 से बड़ा है, तो अगर मैं इसी पिक्चर का 2 बेस पर log ले लूं, 2 पर cos x plus 1 is greater than equals to log 2 base to 1 बन जाएगा 1 plus cos x by 2। तो देखिएगा ये जो पहला टर्म है, पहला टर्म इस क्वांटिटी से बड़ा आ गया, आया क्या। सिमिलरली अब थोड़ा सा स्टेप मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 पर cos x plus 2 को मैं लिखूंगा 1 plus 1 और 3 नंबर में AMGM लगाऊंगा तो ये 3 आ जाएगा और क्यूब रूट लूंगा तो ये आ जाएगा 3 की पावर cos x by 3। फॉलो कर रहे हैं बच्चों। अब 3 बेस पे log ले लीजिए तो log of 3 to the power cos x plus 2 is greater, log 3 बेस 1 बन जाएगा प्लस cos x by 3 ऐसा बन गया, एंड 4 raised to the power cos x plus 3 को लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 3 स्टेप 1 plus 1 plus 1 और 4 टर्म में AMGM लगाएंगे तो this is greater than equal to 4 into 4 raised to the power cos x by 4। आई थिंक मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो 4 raised to the power cos x plus 3 is greater than equal to 4 का फिर से 4 बेस पर 1 बन जाएगा 1 plus cos x by 4। सही है बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म का ये लोअर बाउंड है, ये सेकंड टर्म का लोअर बाउंड है, ये थर्ड टर्म का लोअर बाउंड है। तो देयरफॉर LHS मतलब ये पूरा जो है, अब तीनों टर्म की एक साथ मैं बात कर रहा हूं, देयरफॉर LHS ऑफ द गिवन इक्वेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 plus 1 plus 1 बच्चों 3 आ गया, प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 3 प्लस 1 by 4 into cos x। सही है क्या। That comes out to be 3 plus LCM इसका क्या हो जाएगा 12, 2 6 12 6 3 4 6 4 10 और 4 3 का तो 13 3 plus आई थिंक एक बार चेक कर लीजिएगा 13 by 12 into cos 2 6 जा 3 4 जा 6 और 4 10 परफेक्ट है ना। तो LHS जो लेफ्ट हैंड साइड इस क्वांटिटी से बड़ा आ रहा है, 3 plus 13 by 12 cos x से लेफ्ट हैंड साइड बड़ा आ रहा है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को ये पिक्चर पुट कर देता हूं, मैं गिवन इक्वेशन को 1 कॉल किया है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं ये एक्सप्रेशन पुट करता हूं तीनों टर्म के प्लेस पर, इट मींस मैंने लेफ्ट हैंड साइड को मिनिमाइज कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड को छोटा कर दिया है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर 1 implies
लेफ्ट हैंड साइड के तीनों टर्म के प्लेस पर मैंने ये पुट कर दिया 3 + 13/12 into cos x, तो ये छोटा हो गया, तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी इस क्यूब रूट से छोटी हो जाएगी 1327 - cos x। तो उस इक्वेशन से हमने ये इक्वालिटी यहाँ पे जनरेट कर ली है। अब आप खुद सोचिए cos x पर केस बनाइए यहाँ पर। वैसे तो देखो मैं ऑब्जर्वेशन बता दूं, कुछ बच्चे क्या करते हैं जिनको क्वेश्चन को समझ नहीं आता और उनको तुक्का मारना होता है, ऑप्शन एलिमिनेट करना, गैम्बलिंग करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझ में आ जाता है बेस 2 है तो ये 2 टाइप के कुछ बनना चाहिए। तो एक सॉल्यूशन तो ऑब्जर्वेशन से समझ में आ रहा है कि अगर मैं cos x को 0 ले लूं तो 2 पर 0 1 बन जाएगा, 1 + 1 2, 2 का 2 बेस पे log 1, तो पहला टर्म भी 1 दे देगा। cos x 0 ले लेंगे तो 3 पर 0 1, 1 + 2 3, 3 का 3 बेस पे log फिर से 1, तो cos x को 0 डालेंगे तो पहला टर्म भी देखिए 1 बन जाएगा, सेकंड टर्म भी 1 बन जाएगा, थर्ड टर्म भी 1 बन जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड 3 आ गया। और cos x को जैसे 0 डाला तो 27 का क्यूब रूट भी 3 आ जाएगा। तो एक ये तो मतलब एक तरह से गट फीलिंग टाइप का क्वेश्चन देखा सीधा अटैक कर दे cos x = 0 तो होएगा ही सही, इसको सैटिस्फाई करेगा, लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव में कोई वैल्यू सैटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी ये कैसे चेक करना, उसी के प्रोसेस में आपको समझा रहा था। तो अब मैं इस स्पॉट पे पहुंच गया, इसको मैंने कॉल किया स्टार। अब मैं बोलता हूं अगर cos x मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर लेता हूं, केस फर्स्ट, if cos x पॉजिटिव नंबर है तो इस इनइक्वालिटी का लेफ्ट हैंड साइड देखिए, cos x पॉजिटिव नंबर तो देन LHS ऑफ स्टार, LHS ऑफ स्टार कैसा होगा, वो 3 से बड़ा हो जाएगा, एंड RHS ऑफ स्टार का RHS की बात करें cos x पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो 27 से छोटा नंबर बन जाएगा, वो 3 से छोटा हो जाएगा, हेंस नो सॉल्यूशन। यानी cos x अगर मैं पॉजिटिव डालता हूं तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। केस सेकंड, अगर मैंने cos x नेगेटिव डाला, अब cos x नेगेटिव डालेंगे तो अब यहां से चेक नहीं कर पाएंगे, cos x नेगेटिव डालते ये क्वांटिटी देखिए 3 से छोटी हो जाएगी और ये क्वांटिटी नेगेटिव डालेंगे तो ये 3 से बड़ी हो जाएगी, तो एक 3 से छोटा 3 से बड़ा, लेकिन सेंस भी देखिए लेस देन लगा हुआ है, तो हर cos x की नेगेटिव वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई तो करेगी। देन स्टार क्लियरली सेटिस्फाई, स्टार तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन स्टार से कोई हेल्प आपको यहां पर नहीं मिलेगी। जब स्टार से नहीं मिलेगी तो अब मैं क्या करूंगा, नाउ आई एम गोइंग टू द पैरेंट इक्वेशन। पैरेंट इक्वेशन देखिए यहां पर अटैक करेंगे पैरेंट इक्वेशन पर। तो cos x सबकी बार कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है, और पैरेंट इक्वेशन 2 पर cos x + 1 आ रहा है, तो अब हमारे वर्किंग का मैथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। cos x नेगेटिव नंबर है देन 2 की पावर cos x, बच्चों cos x अगर नेगेटिव नंबर है तो 2 की पावर 0 से तो छोटा हो गई होगा, कि पावर बढ़ाएंगे तो नंबर बढ़ जाएगा, दैट इज 1। तो 2 पावर cos x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, 2 पावर cos x अगर 1 से छोटा है तो 2 पावर cos x + 1 की वैल्यू 2 से छोटी होगी, और अगर 2 से छोटी है तो log बेस 2 इसका 2 पर log ले लिया जाए तो ये पूरा नंबर 1 से छोटा हो जाएगा। सही है क्या, ये नंबर 1 से छोटा हो गया। सिमिलरली सेकंड टर्म में भी वही काम करो, 3 की पावर cos x + 1 ये भी 1 से छोटा हो जाएगा, और log बेस 4 की पावर cos x + 1 ये भी 1 से छोटा हो गया। तो देयरफॉर पेरेंट इक्वेशन की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पेरेंट इक्वेशन 1, देन लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन 3, और cos x अगर नेगेटिव है, cos x अगर आपका नेगेटिव है तो आपका राइट हैंड साइड देख लीजिए एक बार, cos x नेगेटिव नंबर तो राइट हैंड साइड कैसा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, 3 से बड़ा। तो जब cos x नेगेटिव है तो हमने पेरेंट इक्वेशन से देख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड 3 से छोटा, राइट हैंड साइड 3 से बड़ा है, हेंस नो सॉल्यूशन। तो जो भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस केस में आ रहे हैं, जब cos x 0 होगा, हेंस। और ये हमने बैक चेक कर लिया, स्टार्टिंग में चेक कर लिया था कि सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब cos x 0 होगा। और बात यह है कि यार 0 से 10 पाई में cos x 0 कहां पर होता है, 0 से 10 पाई में तो π/2 है, 3 π/2, हर पाई लेंथ में एक बार cos 0 होता है। cos का ग्राफ देखा ही आप लोगों ने, कुछ इस तरह से आता है, π/2, 3 π/2, 5 π/2। तो x की कौन-कौन सी वैल्यू आएंगी, 0 से पाई में एक बार, 0 से 2 पाई में दो बार, तो 10 पाई में 10 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मूव करते हैं लास्ट प्रॉब्लम पर। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन।
अब एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसकी मैक्सिमम पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है। तो b 1 से बड़ा है, a 0 से बड़ा, तो b a से बड़ा है ही सही। तो मैं तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, मॉड लगाने का कोई मतलब ही नहीं, 2/b माइनस a, और इसको b a से बड़ा है, b 1 से बड़ा है, तो यहाँ भी उसका कोई मतलब नहीं है, मॉड वॉट मीनिंगलेस है, ऐसे ही फालतू लगा दिया है। 2/b माइनस, या फिर आप ऐसा करिए 2 भी बाहर कर दीजिए, और मैं इस पिक्चर को कुछ इस तरह से देख रहा हूँ, 2 इंटू log m माइनस log n अपॉन समथिंग लाइक दैट अपॉन b माइनस, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब इस एक्सप्रेशन की आपको मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू बतानी है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू। चलिए, तो इसको देख के क्या फील आती है, कहीं से हम एम्पियर करा सकते हैं, पढ़ा है हमने कुछ कैलकुलस में, ऐसा बिल्कुल पढ़ा है। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की फील आ रही है। अगर हम लोग एक फंक्शन एज्यूम कर लें, लेट f(x) इक्वल्स टू ln of 1 plus x square, ये फंक्शन ले लिया, किस इंटरवल के लिए, a से b में, कंटीन्यूअस है, डेरिवेबल भी है, यूजिंग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, यूजिंग LMPT on f(x) और x belonging to a to b, a से भी LMPT लगा दिया, तो क्या है, fb minus fa अपॉन b minus a equals to f dash c। ठीक है बच्चों, where c किस इंटरवल में लाई करता है, a से b के बीच में होता है, यानी किस टाइप का होगा, a जो है 0 से 1 के बीच में, a 0 से 1 के बीच में है, और b 1 से बड़ा है, यानी यहाँ कहीं पर 1 होगा और b जो होगा 1 के राइट में है। तो ऐसा कुछ है, यानी a से b ये वाला इंटरवल है, और इस इंटरवल के बीच में कहीं ना कहीं पे c आ रहा होगा, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, fb माइनस fa बच्चों क्या बना, fb माइनस fa वही फॉर्म बन गई, ln of b स्क्वायर प्लस 1 माइनस ln of a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b माइनस a इक्वल टू f डैश c। अब इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं, f डैश c क्या है, ln x का ln of समथिंग 1 अपॉन 1 प्लस c स्क्वायर, और इसमें एक और आ जाएगा 2c, ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब आपको इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये इस इक्विवेलेंट है कि आपको इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं, हो सकता है कि आप लोग इसमें कुछ कैलकुलस वगैरह लगाएं, डेरिवेटिव टेस्ट करें, या फिर कुछ लोग इसको क्वाड्रेटिक से भी कर लेते हैं, जैसे आपने क्वाड्रेटिक में रैशनल फंक्शन के लिए निकालते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया y प्लस x स्क्वायर y इक्वल टू 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बना दिया t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन इससे भी अच्छी अप्रोच मैं आपको बताता हूं, इसको एक लाइन में कर सकते हैं। देखिए c एक पॉजिटिव नंबर है, तो c का नीचे डिवाइड दे दिया, c प्लस 1 बाई c, और आप जानते हैं कोई भी पॉजिटिव नंबर उसके रेसिप्रोकल का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है ना। तो डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है, डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है, तो ऑब्वियसली जो फ्रैक्शन है दैट फ्रैक्शन कैन नॉट गो बियॉन्ड, जैसे मैं डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करूंगा तो फ्रैक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगी, यानी ये जो फंक्शन है ये बन के बियॉन्ड नहीं जा सकता। ठीक है ना, लेकिन बाहर थोड़ा सा अलर्ट रहना, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देयरफॉर 2 के बियॉन्ड नहीं जाएगा, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, therefore maximum value of maximum integral value given function is to occurs at, कहां पर मिलेगा, जब ये फंक्शन इक्वालिटी, यहां पर इक्वालिटी आ जाए, तो ये 2 वैल्यू का देता है c equals to 1, occurs at c equals to 1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से लेक्चर एंड हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम मिक्स प्रॉब्लम कुछ लेके आएंगे, जिसमें कुछ टॉपिक हम और ऐड कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर द कर्व, है ना, टॉपिक वाइज चल रहा है, और कुछ एओडी की प्रॉब्लम्स भी होंगी, क्योंकि मेरा फोकस है कॉम्प्रिहेंशन पर, चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स पर मेरा फोकस है, और कुछ एवरेज से थोड़ा सा आसपास की प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, तो जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है तो आप इन प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।